नमस्कार मित्रों, जैसे जैसे कैलेंडर की तारीखें बदल रही हैं, राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। और इस समय मैं जिस पार्टी की बात करने जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने आज कैलेंडर में एक महीना बदलने से पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी सभी सीटें 403 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है, ये ऐलान कर दिया है। इसमें चौंकाने वाली दो बातें हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में शायद ही बसपा के अलावा कोई दल है जो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ता है। 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, तब भी उसने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के दो छोटे दलों के साथ साझेदारी की थी और इसकी ज़रूरत उसने महसूस की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब एकला चलो का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में वो अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। माना ये जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी या भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज इस पार्टी के सीनियर लीडर, आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने एक एजेंसी को ये बता दिया कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगले 15 दिनों के अंदर सभी सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक किसी भी दल ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उत्तर प्रदेश में इस वक्त और जिसकी साख सबसे ज़्यादा दांव पे लगी है इस बार के चुनाव में, उसने भी अपनी तैयारियां इस लेवल पर नहीं की है जिस लेवल पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसने सभी सीटों पर 15 दिनों के अंदर ऐलान करने का फैसला कर लिया है। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसने 120 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी या भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं गई? क्या इसका ये मतलब माना जाए कि आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को देखते हुए, पंचायत चुनाव में अपनी सफलता को देखते हुए प्रदेश में कुछ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी? क्या समाजवादी पार्टी से वो उम्मीद कर रही थी कि उसको कांग्रेस के बराबर सीटें देगी? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें कांग्रेस को 105 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था। यानी 105 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी और उसके बाद उनके अपने पास सीटें थी 298 या इतनी कुछ सीटें, उसी के आसपास की कुछ सीटें थी जो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। तो इसका मतलब ये भी है कि आम आदमी पार्टी पंचायत चुनावों में अपनी कामयाबी से उत्साहित होकर शायद उत्तर प्रदेश में एक बड़े प्लेयर के तौर पे उभरना चाहती है और इसीलिए उसने, जब कहीं से उसको कोई उम्मीद नहीं बनी और इसकी वजह से उसने अब फैसला किया है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। तो 403 सीटों पर लड़ने का फैसला इसलिए भी बड़ा फैसला है कि जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बसपा के अलावा कोई पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती है और 2017 के चुनाव में भी बसपा के अलावा किसी भी दल ने अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी का ये फैसला एक बड़ा फैसला है और देखने वाली बात होगी कि वो कैसे और किन मुद्दों पर वो चुनाव में जाती है और इसके बाद उसको कैसी कामयाबी मिलती है विधानसभा के चुनाव में, जो उसके लिए एक बड़ा पहली बार चुनाव होगा इस स्तर पे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को मैदान में उतारा था। आपको याद होगा बनारस का 2014 का चुनाव, जब अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर भी नहीं आए और उसके बाद वो काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने अपना चुनाव काफ़ी दमदारी से लड़ा था और उनके कार्यकर्ताओं की काफ़ी सक्रियता बनारस में देखी गई थी। बावजूद इसके वो 2014 के चुनाव में उनको किसी भी सीट पर कोई कामयाबी नहीं मिली थी। ये एक रिकॉर्ड उनके नाम है। लेकिन अब 2022 के चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं और उन्होंने जो मुद्दे तय किए हैं वो दिलचस्प है। उस पर चर्चा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आम आदमी पार्टी किस तरह के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरना चाहती है। आम आदमी ने 2022 के चुनाव के लिए जिन मुद्दों की पड़ताल की है, उन मुद्दों में सबसे अलग और सबसे ऊपर है राष्ट्रवाद, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है बनाम आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद, जिसको वो नकली और फर्जी राष्ट्रवाद बनाम असली राष्ट्रवाद का नाम दे रहे हैं।
और नफरत फैलाना, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कसी है। और जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी की ओर जो देखने वाले लोग होंगे, जो मतदाता उसकी ओर देखेंगे, और जाहिर तौर पर उसकी इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उसकी ये चुनौती है कि राष्ट्रवादी अकेली पार्टी नहीं है और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रवादी पार्टी है और किस तरह के राष्ट्रवाद को वो आगे लेकर आना चाहती है। क्योंकि इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक तिरंगा यात्रा का सिलसिला शुरू किया है। हालांकि ये आइडिया भारतीय जनता पार्टी से ही मारा हुआ लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजन करती रही है, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के तीर से ही भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ले रही है आम आदमी पार्टी। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में इस तरह की यात्राएं अब आने वाले समय में आपको दिखाई देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के तिरंगा यात्रा का प्रदर्शन करेगी, तिरंगा यात्रा निकालेगी। और इसके अलावा जो उनका मुद्दा है वो है हिंदुत्व के नाम पर जो हिंसक वारदात उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे हुआ है, उसको लेकर ये पार्टी काफ़ी मुखर है। उस मुद्दे को वो उठाना चाहती है। इस चुनाव में वो इस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी, क्योंकि ये इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहती है। जो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो समाज में नफरत फैला रही है, समाज में लोगों को बांटने का काम कर रही है, हम समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का ऐलान करेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे। सभी नागरिकों के बीच में बिना किसी भेदभाव के इस तरह के किसी पूर्वाग्रह के बगैर विकास के लिए जो है काम करने वाली पार्टी के तौर पे वो अपने आप को पेश करेगी। और ये उसका सबसे बड़ा मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में उसके इस राजनीति को किस तरह से आगे ज़मीन पर उसको समर्थन मिलता है, ज़मीन पर उसको ताकत मिलती है, लोग उसको पसंद करते हैं और किस तरह के कैंडिडेट हैं। एक देखने वाली बात ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी आपराधिक चरित्र के लोगों से परहेज करेगी तो एक मैसेज शायद ये देने में भी कामयाब होगी कि वो राजनीति में अपराधियों को संरक्षण देने से परहेज कर रही है, बच रही है। और आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो नेता थे अखिलेश यादव, उनको इस रूप में भी काफ़ी समर्थन मिला था, क्योंकि उन्होंने चुनाव के ऐन पहले डीपी यादव को टिकट देने से इनकार कर दिया था। तो एक मैसेज ये गया था ज़रूर कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रश्रय नहीं दे रही है। एक ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कितना गंभीर है और क्या 120 जो उन्होंने सीटों में पहचान कर ली है कि उनके उम्मीदवार तय हो गए। अगर ये सूची आती है उसके बाद आम आदमी पार्टी को लेकर हम और भी तरह से एक विश्लेषण आपके सामने पेश करने की स्थिति में होंगे। लेकिन इस वक्त हमें पता नहीं है कि वो जो आपराधिक चरित्र के लोगों को राजनीति में कितना प्रश्रय देंगे, कितना टिकट देंगे। लेकिन इसके अलावा जो इशूज़ बताए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उन इशूज़ में एक जो अभी हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार है, और ख़ास तौर पे दूसरे दौर में जो जिस तरह की अव्यवस्था देखी गई है, और उसने इसको बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करने का फैसला किया है। और पार्टी ने कहा है कि कोरोना वायरस से तड़पते मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देने वाली सरकार के खिलाफ वो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में उन्होंने एक मॉडल पेश किया है अपनी सरकार के दरमियान, और उस मॉडल को भी उत्तर प्रदेश में रखने जा रही है, और उस मॉडल के नाम पे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का समर्थन वो मांगेगी। और वो मुद्दा है बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। बिजली पानी को लेकर बिजली फ्री होगी, पानी कुछ लेवल तक फ्री होगा, इसको लेकर वो अपने प्रदेश में दिल्ली में काम करते रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर वो इसको लेकर एक बहुत बड़े इशू के साथ सामने आएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी एक बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी के लिए, और इसको वो बड़े ज़ोर शोर से रखेगी। और शिक्षा जो है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो स्कूल है उसको लेकर आपने देखा होगा कि बहुत पहले अभी 3-4-5 महीने पहले ये बात पुरानी हो गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, वो आके उत्तर प्रदेश के स्कूल में जाना चाह रहे थे, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उनको स्कूल में जाने से रोका गया। तो इसको लेकर उनको एक मुद्दा मिल गया है वो, और इस मुद्दे को इस बार वो चुनाव में हवा देंगे और इस पर वो पब्लिक का ध्यान आकर्षण करेंगे। देखना ये होगा कि शिक्षा के स्तर पर जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के विपरीत जो दिल्ली का मॉडल है
मनीष सिसोदिया का जो मॉडल है उसके तहत, यानी सरकारी स्कूलों को ऐसे स्तर पर पहुंचा देना कि वो निजी स्कूलों के बराबर शिक्षा वहाँ पे लोगों को आकर्षक लगे और लोग बड़े घरों के लड़के, पढ़ने लिखने वाले जो एक तबका है, पढ़ने लिखने वाला जो तबका है, वो भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को डाल सके, ऐसी शिक्षा मुहैया कराने का एक वादा वो कर सकते हैं। आने वाले समय में उनके चुनाव घोषणा पत्र में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य भी एक मॉडल है उनका। दिल्ली में आपने देखा होगा किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर वो काम करते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपना दिल्ली का ये मॉडल, स्वास्थ्य के मॉडल को भी उत्तर प्रदेश में मोहल्ला स्तर पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की एक कोशिश कर सकते हैं, एक वादा कर सकते हैं। उन वादे पर किस तरह से जनता का रिएक्शन आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये इस तरह के मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनावी समीकरण बन रहा है, जो चुनावी परिदृश्य पैदा हो रहा है, उस परिदृश्य में आम आदमी पार्टी किस रूप में, कैसे, किन मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों की चर्चा मैंने की उन मुद्दों के साथ कैसे कैसे आगे बढ़ती है और जनता ज़मीन पर उसको किस तरह का समर्थन मिलता है। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में जो चुनावी तस्वीर उभर रही है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कई ध्रुवों की चुनावी टक्कर दिखाई देगी। इस चुनाव में आपको 2022 में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने के लिए समाजवादी पार्टी, जो छोटे दलों के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहती है, वो दिखाई देगी। बसपा जो अकेले अभी तक अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जो दलित और ब्राह्मण के समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सत्ता में दोबारा वापसी की बात कर रही है, एक वो घटक दिखाई देगा। और तीसरे बड़ी ताकत के तौर पे अब आम आदमी पार्टी ने खुद को खड़ा कर लिया है। कांग्रेस भी अकेले जाएगी या वो भी छोटे दलों के साथ समझौता करेगी, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन अब ये समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश में कई ध्रुवीय चुनाव होंगे, लेकिन कौन दल कितना मजबूत होगा और असली मुकाबला क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा या कोई और त्रिकोण बनेगा या चतुष्कोण बनेगा, ये इस वक्त अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के डेट्स नज़दीक आएंगे और अब आप जब आज की तारीख बदल जाने के बाद महीना भी बदल जाएगा, सितंबर से अब चुनाव आने में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने रह जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में क्या तस्वीर निश्चित रूप से उभर के आती है, क्या तस्वीर आखिर तौर पर उभर के आती है, उस तस्वीर पर हमारी नज़र रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो आपसे गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस लोकतंत्र की इस लड़ाई में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिससे उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार बनाया जा सके। इसके अलावा इस चैनल से जुड़ने वाले मैं नए दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।